नमस्कार, स्वागत है आपका सेहत आपकी में और मैं हूं आपकी दोस्त पारुल। दर्शकों, हर कड़ी में हमारी यह कोशिश रहती है कि हम स्वास्थ्य संबंधी नित नई जानकारियां आपको देते रहें और इसके लिए हम लाते हैं उस विषय संबंधी एक्सपर्ट को भी। तो चलिए, आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विषय संबंधी एक्सपर्ट। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आज का वह स्वास्थ्य संबंधी विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। यह एक बेहद ही आम समस्या लेकिन ज़्यादातर अनदेखी की जाने वाली समस्या है। ये महिलाओं में भी होती है, पुरुषों में भी होती है और बच्चों में भी होती है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और इसके लिए मैं आपको मिलवाना चाहूँगी हमारे स्टूडियो में आए हुए एक्सपर्ट से। मैं स्वागत करना चाहूँगी सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वेद भास्कर सर का। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस पर बहुत सारी जानकारी हम आपके माध्यम से लेंगे, लेकिन यहाँ दर्शकों मैं बताती चलूँ कि हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है और आप डायरेक्टली अपने सवाल हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और अपनी समस्या हमारे डॉक्टर से जान लीजिए। सर, सबसे पहले आज हम यूटीआई पर जब बैठे हैं तो यूटीआई क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे इंसान समझे कि ये यूटीआई के ही उसमें दिक्कत में आ रहा है? हाँ जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूटीआई एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, इन पूरे सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर ट्रैक्ट, लोअर ट्रैक्ट। तो किडनी, यूरेटर अपर ट्रैक्ट में आता है, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा और ब्लैडर लोअर ट्रैक्ट में आता है। फीमेल्स में प्रोस्टेट नहीं होती। तो इन किसी भी पार्ट के ऑर्गन में अगर किसी भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ब्रॉडली हम यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ब्रॉड टर्म है। लेकिन स्पेसिफिक जैसे सपोज और जो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व ऑर्गन है ब्लैडर है, उसमें जब इन्फेक्शन उसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस, पर्टिकुलर ऑर्गन के हिसाब से। सेम अगर हो जाए किडनी में उसको हम बोलते हैं पायलोनेफ्राइटिस। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी भी है लेकिन ब्रॉड टर्म यूटीआई है। अब यूटीआई बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ एनी ऑफ दिस, कोई भी किसी पार्ट इन्फेक्शन को हम यूटीआई मानते हैं। इसका जो लक्षण होते हैं पेशेंट को स्टार्टिंग फ्रॉम कि हमें यूरिन कई बार जाना पड़ रहा है, जब यूरिन करने जाते हैं तो उसमें जलन या दर्द होना, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, और लोअर एब्डोमेन पेन, सुपर एब्डोमेन पेन बोलते हैं हम लोग, नाभि के नीचे वाले एरिया में पेशेंट को पेन फील होता है, और समटाइम्स हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो यूटीआई का जो लक्षण है, ज़रूरी नहीं कि सब में सारे लक्षण आए, जिस पेशेंट में जिस प्रकार का इन्फेक्शन है, जिस ऑर्गन का इन्फेक्शन है और जितनी सिवियरिटी है उस यूटीआई के, उस हिसाब से इसमें लक्षण आते हैं और हमें उसमें देखना पड़ता है, उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मतलब इसमें अगर कोई भी लक्षण अगर पेशेंट महसूस कर रहे हैं तो उनको तुरंत जी, इनमें से कोई भी एक दो लक्षण अगर आ रहे हैं तो आपको दिखाना चाहिए कि यूटीआई हो सकता है और फिर बाकी हम आगे डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसके क्या प्रमुख कारण होते हैं? ऐसी कौन सी वजह है कि ये ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है? हाँ मैम, एक्चुअली इसमें आप यू कैन डिवाइड इसमें इन दो कैटेगरी में, कि मेल्स में और फीमेल्स में। फीमेल्स में जो मोस्ट कॉमन जो यूटीआई के कारण है वो ये है कि जो बनावट भगवान ने जो उसकी की है फीमेल की, उसमें फीमेल यूरेथ्रा बहुत छोटी होती है लेंथ में, ओनली 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, जबकि मेल यूरेथ्रा होती है 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो बैक्टीरिया को ट्रैवल करना है अगर बाहर से अगर ब्लैडर तक, तो उसको उतना लंबा रास्ता ट्रैवल क्रॉस करना है, जबकि अगर पेशेंट अगर मेल है तो उसमें लंबा रास्ता ट्रैवल करना है उसको। सेकेंड चीज़ क्या होता है फीमेल्स में कि जो उनके यूरेथ्रा होती हैं वो उनके वजाइना और रेक्टम के बिल्कुल बगल में होती हैं। तो वजाइना और रेक्टम ऑलरेडी एक बैक्टीरिया का हाई सोर्स है, वहाँ बैक्टीरिया ऐसे बैठे होते हैं और यूरेथ्रा बगल में ही है, तो वहाँ से बैक्टीरिया इजी ट्रैवल कर सकते हैं यूरेथ्रा में और ब्लैडर में पहुँच सकते हैं एंड ऊपर जा सकते हैं। मेल्स में जनरली एनाटॉमी ऐसी होती है कि सब चीज़ें अलग अलग हैं और रास्ता भी लंबा है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इन्फेक्शन जो है वो दो तरीके से मेनली पहुंचते हैं हमारे अंदर में, एक ब्लड के द्वारा और एक यूरिन के रास्ते के द्वारा। अच्छा। जो ब्लड इन्फेक्शंस आते हैं वो डायरेक्टली किडनी को इन्वॉल्व करते हैं और वो इतना कॉमन नहीं है। वो वहाँ देखे जाते हैं जहाँ पेशेंट डायबिटिक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, तो उसमें अगर बॉडी में इन्फेक्शन कहीं और होगा तो वो ब्लड के माध्यम से किडनी में पहुँच सकता है। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है, जिसको हम रेगुलर यूटीआई जब हम देखते हैं, वो यूरिन के रास्ते से ही जनरली पेशेंट के अंदर एंटर करता है और वो ऊपर ट्रैवल करके इट कैन गो टू द यूरेथ्रा, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेटस, किडनी, कहीं भी जा सकता है वहाँ से वो जो बैक्टीरिया होते हैं उसके। मोस्ट कॉमन आपने सुना होगा एक टर्म इकोलाई करके, इकोलाई बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन जो पॉजिटिव एजेंट है यूटीआईज के लिए। उसके अलावा और बैक्टीरिया लाइक क्लेब्सियला, स्यूडोमोनास, प्रोटियस और बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमनली यूटीआई करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली इकोलाई इन्फेक्शन जो है देखा जाता है इसके अंदर में। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, नमस्कार।
मैम, मेरा नाम सौरभ है, मैं बोल रहा हूँ बिहार से। मुझे डॉक्टर साहब से ये जानना था कि मुझे बचपन से ही जल्दी जल्दी यूरिन जाने की टेंडेंसी बचपन से ही है, जल्दी जल्दी। इस समय मैं 50 इयर्स का हो चुका हूँ, तो डायबिटीज वगैरह प्रॉब्लम मुझे नहीं है। तो क्या ये नॉर्मल है या इससे कोई इन्फेक्शन होने का खतरा है? नहीं। कोई और को परेशानी नहीं है उससे, लेकिन जल्दी जल्दी यूरिन जाना पड़ता है कभी कभार। बचपन से ही मुझे ये टेंडेंसी है डॉक्टर साहब। देखिए, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ना या जलन होना ऑलवेज यूटीआई नहीं होता है। जनरली ये आपके ब्लैडर का प्रॉपर्टी है। ब्लैडर अगर आपके ओवर एक्टिव हो जाती है, ज़्यादा जल्दी कॉन्टैक्ट करके यूरिन निकाल देती है, तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और स्पेशली जैसे एज बढ़ती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड जब बड़ा होता है तो ये समस्या बहुत कॉमन हो जाती है पुरुषों में खास कर। तो अगर स्पेशली कुछ लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह से। अगर आप ज़्यादा पानी के साथ साथ चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग इनके आदि हैं तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण बहुत सारे होते हैं, यूटीआई उनमें से एक है। बट यूटीआई में सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी, और भी चीज़ें साथ में आती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि दर्द होगा, बुखार होगा, जलन होगा, है ना। कुछ सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ना यूजुअली यूटीआई लक्षण नहीं होते हैं, बट एक सिंपल यूरिन रूटीन कल्चर टेस्ट करा के आप कंफर्म भी कर सकते हैं। यूजुअली रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, कुछ ऐसा निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि वो कह रहे हैं कहीं ये किसी सिम्टम की हो तो नहीं है, बाकी सिम्टम नहीं आए। अब चूंकि आप बता रहे हैं कि आपको बचपन से ये है तो प्रॉब्ली थोड़ा हैबिचुअल भी है। एंड मे बी ब्लैडर ओवर एक्टिव ब्लैडर एक टर्म होता है जिसमें कि ब्लैडर में ओवर एक्टिव जो आ जाती है और ब्लैडर यूरिन स्टोर कम करता है, जल्दी से उसको निकाल देता है। अच्छा। उसका ट्रीटमेंट अलग है बिल्कुल, यूटीआई से उसका लिंक नहीं है, वो उसका अलग ट्रीटमेंट है, वो पूरी तरह ट्रीटेबल कंडीशन है। तो आप किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलकर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, ठीक हो जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कहा जल्दी जल्दी, कई जगह ऐसी सिचुएशन देखी गई है कि यूरिन को होल्ड करने की टेंडेंसी होती है, तो ये होल्ड करने की टेंडेंसी कितनी खतरनाक है? नहीं, देखिए, हम ये पेशेंट को समझाना चाहते हैं कि आपको यूरिन एक नॉर्मल टाइम पे इंटरवल पास करना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी जाएंगे कि ये सोच के कि हम यूरिन अंदर ना रह जाए, तो भी आप परेशान होंगे कि आप बार बार वॉशरूम जा रहे हैं। अगर आप बहुत डिले करेंगे तो यूरिन ब्लैडर में भरता जाएगा और अल्टीमेटली बैक्टीरिया को ग्रो करने का टाइम मिलेगा। तो एक आइडियल टाइम जो हम कहते हैं वो दैट इज़ 3 to 4 आवर्स, बिकॉज जो एक नॉर्मल ब्लैडर कैपेसिटी होती है वो 400 से 500 ml का अराउंड होती है हर इंसान, एक नॉर्मल इंसान की, और यूरिन बनता है एट द रेट ऑफ 100 ml पर आवर। तो आप जोड़ेंगे इसकी 4 से 5 घंटे जो यूरिन बनेगा वो आपके ब्लैडर में स्टोर हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर आप यूरिन रोकते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप ऑफिस में हैं या फिर आप ऐसे जगह पर जहाँ आप नहीं जाना चाहते हैं वॉशरूम, तो अगर आप लंबा टाइम यूरिन होल्ड करते हैं तो इट कैन क्रिएट एन आइडस फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। तो हम ये भी कहते हैं कि बहुत लंबा यूरिन ना होल्ड करें, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप हर आधे घंटे 1 घंटे यूरिन चले जाएं, क्योंकि ब्लैडर कैपेसिटी नॉर्मल 400-500 ml होती है। तो आप 3 to 4 आवर्स 5 आवर्स तक आप मैक्सिमम वेट कर सकते हैं, और आइडियल टाइम 3 to 4 आवर्स का ही मानते हैं हम लोग कि यहाँ पे 3-4 घंटे में यूरिन एक बार चले जाना चाहिए। अच्छा, जब आपने लक्षण इसके बताए थे तो आपने ये भी बताया था बुखार भी आता है, कमजोरी भी हो जाती है, तो क्या ये सीवियर लक्षण होते हैं? हाँ जी मैम, जैसे हमने डिस्कस किया शुरू में कि यूटीआई डिपेंड करता है कौन से ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है। अगर हमारी किडनीज में इन्फेक्शन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, तो यहाँ पे इसके एक ट्रायड होती है, इसमें 3 फीचर्स खास करके आते हैं। फीवर विद चिल्स, मतलब हाई ग्रेड बुखार आता है ठंड लगकर, साथ में उनको जिस साइड की किडनी इन्फेक्शन होता है उस साइड के कमर में दर्द होता है, फ्लैंक पेन बोलते हैं हम लोग उसको, और थर्ड होता है वॉमिटिंग एंड नॉजिया, मतलब उल्टी की फीलिंग आना या उल्टी ऐसा लगना। ये 3 लक्षण अगर आपको आ रहे हैं पेशाब के सिम्टम के साथ में, तो ये दिखाता है कि इन्फेक्शन आपकी किडनी तक पहुंच चुका है और ये सीवियर इन्फेक्शन कैटेगरी में आता है। एंड इसके ट्रीटमेंट में यूजुअली IV एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, और भी चीज़ देखनी पड़ती है, पैरामीटर्स, ब्लड पैरामीटर्स कैसे हैं आपके, कभी कभी एडमिट भी करना पड़ता है, पेशेंट कभी सिक भी हो सकता है ऐसे कंडीशंस में, तो उसके लिए हमें फिर उस हिसाब से देखना पड़ता है। मतलब अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं करवाए तो ये बाकी अंगों को भी प्रभावित कर देता है? हाँ जी मैम, अगर एक बार आपका जो इन्फेक्शन है किडनी में जैसे वो बढ़ता है तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू सेप्सिस या सेप्टिसीमिया हम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट के बॉडी में जहरवाद जो है वो जैसे फैल जाता है। अच्छा। उसके वजह से पेशेंट के बाद शॉक में चले जाते हैं, उनके BP पल्स वाइटल्स स्टेबल नहीं रहते हैं। कितनी पेशेंट्स हम देखते हैं डेली वो ICU में सीधे एडमिट होते हैं, बिकॉज वो जान नहीं पाते इन्फेक्शन कब हुआ उनको, कब किडनी तक पहुंच गया। और पेशेंट की अगर इम्यूनिटी वीक है, पेशेंट डायबिटिक है, ओल्ड एज है, तो वो इसके पहले को समझ पाए, पेशेंट ऑलरेडी उनके सेप्टिसीमिया शॉक में चले जाते हैं और सीधे ICU में लैंड करते हैं, और इवन लाइफ रिस्क का भी थ्रेट होता है इसके अंदर में। तो इसलिए किडनी इन्फेक्शन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, इट्स ऑलवेज सीवियर कंडीशन, और उसका तुरंत एज सून एज पॉसिबल इलाज कराना चाहिए। अच्छा, इसका इलाज क्या है? और अगर इलाज ऐसा देखा जाता है कि जब हम इलाज कराते हैं तो जैसे ही शुरुआत में ही आराम मिलता है तो इलाज को डिसकंटिन्यू करने की भी टेंडेंसी है, तो अगर इसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो क्या परेशानी आती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। जैसे होता क्या है कि हमने अक्सर ये देखा है पेशेंट्स को कि उन्हें लगता है हमें जलन हो रही है, तो ऐसा करते हैं हम जाके काउंटर से दवा लेके खा लेते हैं। तो मतलब उन्हें ये भी नहीं पता कि वो इन्फेक्शन है कि नहीं,
है तो कहाँ पर है, कितना सीवियर है, एंटीबायोटिक का कोर्स क्या चलेगा। बस उन्होंने 2 दिन दवाई खाई, उन्हें लगा आराम मिल गया और फिर दवा छोड़ देते हैं। तो इससे अल्टीमेट हम जैसे 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। अगर हम इन्फेक्शन नहीं है तो हम फालतू एंटीबायोटिक खा रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। और इन्फेक्शन अगर है तो हम एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन कम ले रहे हैं, तो हम उसको रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं कि आगे जाके और प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। तो ऐसे में बेस्ट क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इन्फेक्शन जो यूटीआई है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है। तो जब आप डॉक्टर से मिलेंगे वो आपकी चीज़ों समझेंगे, देन दे नो कि हाँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर सिंपल यूटीआईज है जिसमें सिंपल ब्लैडर या इन्वॉल्व होती है जो कि मोस्ट कॉमन है, उसके लिए सिंपल एंटीबायोटिक से भी काम हो जाता है। और फीमेल्स में तो हम कई बार सिंगल डोज या 3 दिन या 5 दिन का ही मिनिमम कोर्स देते हैं, उसमें पेशेंट ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज है और अगर मेल्स में मेल पेशेंट यूटीआई जब होता है तो उसको हम कंसिडर एज कॉम्प्लिकेटेड। तो इन पेशेंट्स में पहले तो हमें इवेल्यूएट करना पड़ता है कि यूटीआई हुआ क्यों, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर चांस अगली बार फिर हो जाएगा इनको। तो पहली इवेल्यूएशन ज़रूरी है क्यों हुआ, और इसके जो ट्रीटमेंट है वो वेरी करता है फ्रॉम 7 days to 3 weeks to कई बार 4 weeks 6 weeks भी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, डिपेंडिंग इन्फेक्शन कितना सीवियर था, कहाँ लोकेटेड था। किडनी में था तो लंबी एंटीबायोटिक चलती है, अगर सिर्फ ब्लैडर में था तो एंटीबायोटिक का कोर्स कम से भी काम हो जाता है। तो ये डिसीजन आप अपने यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन पर छोड़ दीजिए। ये खुद डिसाइड खुद मत कीजिए कि हमें कितनी एंटीबायोटिक खानी है और आराम मिल गया तो हम एंटीबायोटिक छोड़ दें। ये तो अगर एंटीबायोटिक छोड़ देते हैं तो समस्या फिर वहीं से शुरू हो जाती है। फिर शुरू हो सकती है। जिस टाइम जो बैक्टीरिया आएगा मे बी वो और रेजिस्टेंट हुआ पिछले बार से, और वो मे बी वो दवा काम भी नहीं करेगी अगली बार। तो अब आधा अधूरा कोर्स करना भी सही नहीं है। तो जिस जगह जितनी जरूरत है उतना एंटीबायोटिक एडुकेट लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते। मेरा सवाल है कि यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत आम होती जा रही है, इससे बचाव के लिए हम क्या कुछ खास कर सकते हैं? जी हाँ जी, अभी हम इसके बारे में डिस्कस भी शायद करने वाले थे कि बचाव के कारण क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है बचाव के लिए। हाँ, देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये कहना चाहूँगा कि आप रेगुलर वाटर इंटेक रखिए। अगर अब आप पूछेंगे वाटर इंटेक एडुकेट कितना होता है, ये बड़ा अहम सवाल होता है, लोग समझ नहीं पाते। कुछ बोलते हैं हम 5 लीटर पानी पी रहे हैं, कोई कहते हैं हम 2 लीटर पानी पी रहे हैं, किसी को समझ ही नहीं आता कि कितना पानी पीना चाहिए। तो एक्चुअली में हमारा एक सिंपल मापदंड है कि हमारा यूरिन का कलर साफ होना चाहिए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अगर यूरिन कलर साफ आ रहा है तो हम एडुकेट पानी पी रहे हैं। और उसका एक मोटा मोटा आइडिया है कि 2.5 से 3 लीटर पानी एडुकेट मानी जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में गर्मी में निकलते हैं जहाँ पसीना बहुत चलता है तो आप मे बी 4 लीटर तक पानी पी सकते हैं, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि आप 5-6 लीटर 8 लीटर पानी पीजिए, ये भी सही नहीं है। बट आप 1-1.5 लीटर पानी पी रहे हो तो ये भी आप कम पी रहे हैं। तो आइडियल जो वाटर इंटेक है वो 2.5 से 3 लीटर, मैक्सिमम 3.5-4 लीटर तक जा सकता है। उसके बाद आप यूरिन टाइम पे पास करने जाइए। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि आप 3-4 घंटे पे यूरिन जरूर पास कर लिया कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके बैक्टीरिया फ्लश आउट होते रहते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता है ग्रो करने का। उसके पहले कि वो यूरिन में ग्रो करें, इसके पहले उसको आप यूरिन आपने क्लियर खाली कर दिया तो बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। तीसरी चीज़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अपने लोकल पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कीजिए। और जहाँ जो आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, जो टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो बैठ के यूरिन करती हैं, तो जो छींटे होते हैं वहाँ पे, उसमें अगर बैक्टीरिया के उसमें कण है तो वो आराम से बहुत मतलब स्किन में लग सकते हैं आपके वहाँ पे, और वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं ब्लैडर के अंदर। तो इसलिए फीमेल्स में यूटीआई और भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो स्पेशल प्रिकॉशन लें कि जब भी आप कोई वॉशरूम अगर यूज़ करें, अगर आप कहीं बाहर यूज़ करना पड़ रहा है तो आप पहले टॉयलेट से अच्छे से साफ़ कर लें, टिश्यू पेपर से कर लें या कैसे भी। कुछ आजकल ऐसे भी प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में जो आप पूरा टिश्यू पेपर को, पूरा सीट को भी आप कवर कर सकते हैं, सो दैट आपके बॉडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए उस बाहरी गंदी सीट से। और अपना ध्यान रखें। थर्ड फोर्थ पॉइंट ये भी आता है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे आजकल मैक्सिमम घर में जेट्स होते हैं वॉशरूम्स में। तो जो जेट्स होते हैं जनरली जो जेट्स फिक्स वाले होते हैं वो पीछे से आगे तो प्रेशर डालते हैं पानी का, और उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया रेक्टम एरिया में या वजाना एरिया में होता है फीमेल में खास करके, वो इजीली उस जेट के प्रेशर से आगे ट्रैवल कर लेता है और यूथ्रा पहुंच जाता है। अच्छा। तो जिन पेशेंट्स को रिकरेंट यूटीआईज होते हैं स्पेशली फीमेल्स को, उनमें हम ये भी पूछते हैं कि आपके घर में जेट कैसा लगा है। और अगर जेट फिक्स्ड जेट वाला है तो हम सलाह देते हैं कि या तो जो हैंड हेल्ड जेट आता है जो आप आगे से भी यूज़ कर सकते हैं पीछे के साइड, वो यूज़ कीजिए। या फिर अगर आप वेट वाइप्स अगर यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए, तो उसको भी जो आप वाइप करते हैं आगे से पीछे वाइप करना है आपको, पीछे से आगे नहीं करना है। इफ़ यू ब्रिंग इट फ्रॉम बैक टू फ्रंट तो सारे बैक्टीरिया को आगे ले आएंगे, जो भी रेक्टम और वेजाना एरिया में जितने बैक्टीरिया बैठे होते हैं। इसलिए हमारा जो भी है सफाई का टारगेट, वो इट शुड गो फ्रॉम यूरेथ्रा टू बिहाइंड, पीछे आगे से पीछे सफाई करनी होती है जी। आप जेंटल सोप यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, जो कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा हार्ड सोप्स ना हो, सॉफ्ट सोप जैसे मार्केट में आते हैं वो यूज़ करेंगे सफाई के लिए, तो उससे आप क्लीन कर सकते हैं अपने एरियाज़ को। बहुत टाइट कपड़े नहीं पहने जिसमें कि कॉटन ना, अंडर गारमेंट्स अगर कॉटन का होनी चाहिए, जो सो दैट उसमें मॉइस्चर वगैरह बहुत ना जमे वहाँ पे, सो दैट वहाँ पे, बिकॉज मॉइस्चर एक अगेन एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। कई बार फंगल भी ग्रोथ उसमें कई बार देखी जाती है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर। सो उस चीज़ से बचें, अपने आप ड्राई और क्लीननेस बना के रखें। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। जी, हेलो
हाँ नमस्कार जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। जी जी हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार शिव नमस्कार। कुमार दुबे मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी मुझे मेरी उम्र 71 वर्ष है, मुझे 26 साल से डायबिटीज है और मुझे हर 1.5 घंटे में बाथरूम पेशाब करने जाना पड़ता है। तो ये क्या यूटीआई के लक्षण है और उसकी क्या जांच कराना चाहिए? नहीं सर, आपकी एज 71 ईयर्स है तो मोस्ट लाइकली प्रोस्टेट ग्लैंड आपका एनलार्ज हो गया होगा और उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। डायबिटीज़ में जैसे मैंने अभी पिछले कॉलर से बात करी थी तो हमने कहा था कि सिर्फ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी यूटीआई में लक्षण नहीं होते हैं। यूटीआई में फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको जलन, डिस्यूरिया बोलते हैं हम लोग उसको, या पेन या कुछ और भी ब्लड आना, कुछ भी और सिम्टम्स होते हैं, बुखार आना, कुछ तो सिम्टम्स और साथ में यूजुअली आते हैं। सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना या तो ओवरएक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स हैं। ये आपके केस में बिकॉज आपकी एज 70 है और डायबिटिक भी है, अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है वो भी कारण हो सकते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के, बिकॉज शुगर जो है यूरिन में निकलता है। तो अगर आप यूरिन शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो भी यूरिन में पास होगा वो, और अगर आप शुगर कंट्रोल करके चलते हैं फिर भी चांस है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, तो मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम प्रोस्टेट की है। आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर दिखाएं, एक अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे वो साइज़ क्या है, उसके मेडिसिन शुरू करेंगे और ठीक हो जाएंगे। मतलब 100% ट्रीटमेंट है इस चीज़ का। जी, और सवाल और भी है डॉक्टर साहब, अभी बहुत कुछ आपसे जानना है, लेकिन दर्शकों यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट लिमिटेड और इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव, वाह, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। पुनः स्वागत है आपका दर्शकों, और आज हम बात कर रहे हैं यूटीआई पर, और हमारे बीच में डॉक्टर वेद भास्कर जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल भी आए और मुझे लग रहा है कि लोगों में मिथ भी होता है, उन्हें ये डर भी होता है कि कहीं मुझे यूटीआई तो नहीं है। तो ऐसा आप अपने पेशेंट्स में ऐसा क्या देखते हैं कि वो कन्फ्यूजन उनको रहती है यूटीआई की? अक्सर पेशेंट हमें आके कहते हैं कि हमें जलन फील हो रहा है और इसके लिए हमने किसी केमिस्ट के पास गए तो उन्होंने हमें एंटीबायोटिक खिला दी, या फिर हम किसी प्रैक्टिशनर के पास, लोकल प्रैक्टिशनर के पास भी गए तो हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दिया गया। और ये एक बार नहीं कई बार पेशेंट करके आते हैं और हमें आके बताते हैं डॉक्टर साहब हमें यूटीआई बार बार हो जाता है। जब हम उनसे डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं कि कुछ रिपोर्ट दिखा दें तो कहते हैं रिपोर्ट तो हमने कभी कराई नहीं आज तक। तो ये एक बड़ा मिथ है कि जलन, जैसे अभी जब पेशेंट सवाल पूछ रहे थे कि हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो क्या हमें यूटीआई है, तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी या जलन कोई मतलब यूटीआई का एक पार्ट, मतलब कुछ सिम्टम्स हैं, बट ये इट डज नॉट मीन्स यूटीआई। ऐसा नहीं कि जलन है तो यूटीआई है, या फिर ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो यूटीआई है। अच्छा। आप मोस्ट कॉमन कारण जो है जलन का वो है कम पानी पीना। किसी कारण से अगर आपने 1-2 दिन कम पी लिया, या आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, पसीना काफ़ी निकल गया, आप जान नहीं पाए, रियलाइज़ नहीं किया आपने, तो जलन हो जाएगी पेशाब में। बट यू फील क्या, पता नहीं क्या अचानक जलन क्यों हो गई और हमें दिक्कत होने लगी। तो जैसे हम पेशेंट को कहते हैं कि आप पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, तो आधे लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं बिना कुछ मेडिसिन के। बाकी जहाँ हमें डाउट होता है वहाँ डेफिनेटली हम उसमें जांच करा के देखते हैं कि उसमें यूरिन कल्चर और रूटीन का रोल है, और हम उसमें टेस्ट करके बताते हैं कि आपको इन्फेक्शन वाकई में है भी कि नहीं है। कि नहीं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, मैं अमन बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी नमस्ते जी। अभी कुछ टाइम पहले मेरा जो टॉयलेट था वो रेड कलर का था, यूराइनल जो था जी। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यूरिन रेड कलर का आया था, ठीक है। हाँ, देखिए मैम, अगर यूरिन में ब्लड आया है, रेड कलर यूरिन हुआ है, तो वी आर ऑलवेज वेरी केयरफुल, बिकॉज 3 मेन कारण माने जाते हैं ब्लड यूरिन में आने के। मोस्ट कॉमन हम यूटीआई मानते हैं, सेकंड स्टोन्स होते हैं, और थर्ड कैंसर हो सकता है। तो हम अगर यूरिन में ब्लड को कभी हल्के में नहीं लेते हैं। जब भी पेशेंट ऐसा सिम्टम लेकर आते हैं तो हम तीनों के लिए टेस्ट करा के देखते हैं। एक यूरिन का रूटीन कल्चर होता है और एक अल्ट्रासाउंड होता है। ये बेसिक टेस्ट से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हम क्या डील कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्टोन होगा तो हमें अल्ट्रासाउंड दिखाई पड़ जाएगा, कोई गांठ होगी किडनी में या ब्लैडर में तो भी हमें नजर आ जाएगी, अल्ट्रासाउंड दिखाई पड़ जाएगी, और अगर यूटीआई है तो यूरिन में टेस्ट में क्लियर हो जाएगा। तो हमें ब्लड को कभी भी लाइटली लेना नहीं चाहिए। अगर आपको ब्लड आया है आप तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए और जो भी रिलेवेंट टेस्ट है करा के उसको कंफर्म कीजिए डायग्नोसिस क्या है, एंड उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ बच्चों में भी आजकल जो है केसेस देखते हैं। ये बच्चों का जो यूटीआई होता है, क्या ये बड़ों के यूटीआई से अलग है? क्या इसके लक्षण भी अलग हैं, इसके होने के कारण भी अलग हैं? हाँ, बच्चों में यूटीआई नॉर्मली नहीं होता है। अगर बच्चों में यूटीआई होता है तो उसको भी कंसिडर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, सिंपल यूटीआई नहीं मानते बच्चों में। अच्छा। तो उसमें ये देखना पड़ता है कि उसका रीज़न की हुआ क्यों, बिकॉज बिना कारण के बच्चों में यूटीआई नहीं होता है। तो जनरली कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जन्मजात, जिसमें कि बच्चे के रास्ते में, यूरिन के रास्ते में रुकावट होती है, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर वेल्व। ये मेल्स में होता है।
अगर किसी बच्चे के पोस्टोरेट्रल वाल्व है तो रुकावट में धार अच्छी नहीं आती है, पेशाब रुकता है ब्लैडर में, उसके यूटीआई कर सकता है। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है, उसको हम बोलते हैं VUR, वेसिकुलर रिफ्लक्स, मतलब यूरिन जो है जब बाहर आना चाहिए, जब यूरिन पास करता है बच्चा तो आधा बाहर आता है और आधा किडनी में चली जाती है यूरिन, क्योंकि उसमें एक सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है, वाल्व वो फेल हो गया है, वाल्व काम नहीं कर रहा है, जो यूरिन रुकता है ऊपर जाने से और किडनी में यूरिन चली जाती है जब पेशेंट यूरिन पास करता है। तो VUR में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और कई बार पेशेंट इन्फेक्शन लेकर आता है तो भी पता लगता है कि इसको पेशेंट को VUR है, रिफ्लक्स बीमारी है इसको, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो जनरली कुछ पॉजिटिव कारण। थर्ड मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं दैट इज कॉन्स्टिपेशन, मतलब बच्चे ने अगर ढंग से स्टूल पास नहीं किया और फीकल पूरा लोडेड है, फीकल मैटर उसके कोलोन में, तो वो एक कंटामिनेशन का एक सोर्स है वहाँ से, कि बैक्टीरिया वहाँ बैठे हैं काफ़ी ज़्यादा, और अगर उसने सही से हाइजीन मेंटेन नहीं की, छोटा बच्चा है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है यूटीआई की उसके वजह से भी। फोर्थ हम कह सकते हैं डिस्फंक्शनल बॉडिंग सिंड्रोम, कुछ बच्चे के होते हैं जो ढंग से यूरिन पास नहीं करते, या कुछ यूरिन उनका पता लगा ब्लैडर में रह जाता है, पूरा नहीं निकलता है, तो उनकी कुछ वार्डिंग जो हमारी ब्रेन से जो लिंक है ब्लैडर का वो ढंग से डेवलप नहीं हुआ, या थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकल भी कभी कभी होता है, तो उसके वजह से डिस्फंक्शनल वार्डिंग जो बच्चे होते हैं उनमें भी थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है यूटीआई इसके। और अगर एंड मेन इंपॉर्टेंट हाइजीन भी, अगर ढंग से हाइजीन का ध्यान न रखा जाए, अगर माँ बाप नहीं केयर लेंगे बच्चों के हाइजीन की अगर, तो भी यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज बट कोई बच्चा अगर हमारा यूटीआई लेकर आता है, सिम्टम्स तो सेम ही होते हैं कि हाँ या तो जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, यूरिन करने में दिक्कत आ रही है, या फिर बुखार आ रहा है, सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही बताते हैं। लेकिन उसका ट्रीटमेंट में हमें देखना पड़ता है कि उसका कारण क्या है, और हम बिना अल्ट्रासाउंड या बिना उसके रिपोर्ट्स के कंफर्म किए बिना हम दवा तो लिखते ही हैं, लेकिन हम जरूर कंफर्म करते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं, कोई बचपन से कोई एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसको यूटीआई हो गया है, तो रूल आउट करना जरूरी होता है बच्चों तो में। बच्चों में अगर यूटीआई की समस्या आ रही है तो हमें तुरंत ही जाना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। फीमेल्स में कई बार हम बिना कोई मेजर टेस्ट कराए सिर्फ यूरिन के रूटीन कल्चर पे हम, बिकॉज फीमेल यूटीआई बहुत कॉमन है, हम ऐसे भी दे सकते हैं दवा, बट बाकी केसेस में हम जरूर इवैल्यूएट करते हैं कि क्यों यूटीआई हुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम दोबारा दर्शकों अपना सवाल लेकर आएंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। पुनः स्वागत है आपका दर्शकों, और आपको बताते चलें आज हम बात कर रहे हैं यूटीआई पर, और हमारे बीच में सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वेद भास्कर जी मौजूद हैं। हमारे बीच में एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब उनका सवाल सुन लेते हैं। जी नमस्ते। हमारे बीच आपकी आवाज़ कट रही है, आप जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। जी हेलो जी 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 बोलिए डॉक्टर साहब। फ़ोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम जब बच्चों की यूटीआई की अभी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, एक ऐसा भी पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि स्विमिंग अगर हम भेज रहे हैं, या मतलब स्विमिंग पूल एक ऐसा उनको रीज़न लगता है जहाँ से यूटीआई फैलने की आशंका ज़्यादा है। क्या इस बात पे सच्चाई है? हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगर स्विमिंग पूल ढंग से क्लोरेटेड नहीं किया गया है और सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है, तो उसमें अगर मान लो और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि उसमें यूरिन कर दे रहा है, तो मतलब यूरिन अगर वो गंदा है और ढंग से क्लियर उसको सफाई नहीं की गई है, तो वो यूरिन आपके यूरिन के रास्ते से आ सकता, वो पानी जो है यूरिन के रास्ते से आके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इसलिए हमेशा दो जगह पे यही, सपोज स्विमिंग के बाद आप बिल्कुल एक नहाना के जो प्रक्रिया वो जरूर नहाया कीजिए, क्लीन कर लिया कीजिए अपने आप को, एंड यूरिन जरूर पास कर दिया कीजिए, क्योंकि जो यूरिन जो अगर आप अंदर ट्रैवल भी किया, अगर आपने तुरंत यूरिन पास कर लिया तो फ्लश आउट हो जाते हैं। और ये सेम चीज़ मैं बताना चाहूँगा यंग फीमेल्स के लिए भी, स्पेशली आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि ये एक कॉमन फिनोमिना है कि जब शादी होती है, जब फीमेल सेक्सुअल एक्टिव होती है, तो यूटीआई बहुत कॉमनली देखा जाता है उस केस में। इनफैक्ट उसको मेडिकल टर्म में हम वी कॉल इट हनीमून सिस्टाइटिस, बिकॉज ये एक कॉमन सिनेरियो है, क्योंकि जब वहाँ फ्रिक्शन होता है तो बैक्टीरिया अगेन ट्रैवल कर जाते हैं, आराम से उतना पहुँच जाते हैं। तो व्हाट वी टेल द पेशेंट कि आप आफ्टर इंटरकोर्स, बिफोर इंटरकोर्स क्लीन कर लिया कीजिए अच्छे से लोकल पार्ट को, एंड आफ्टर इंटरकोर्स यूरिन जरूर पास कीजिए, सो दैट बैक्टीरिया ट्रैवल भी करके अंदर आए, वो फ्लश आउट हो जाए उस समय। तो सेम प्रिकॉशन आप इवन स्विमिंग पूल के बाद भी यूज़ कीजिए, कि आप जब स्विमिंग पूल से नहा कर आएँ तो एक बार पहले प्रॉपर नहाइए अपने घर पे, और फिर यूरिन भी तुरंत पास कीजिए। और जहाँ तक हो सके अच्छे क्वालिटी पूल में जाइए, जहाँ पे अच्छे से सफाई का ध्यान रखा जाता हो और कंटामिनेशन के चांसेस कम से कम हो। जी डॉक्टर साहब, आज जो है बहुत सारी जानकारी, लेकिन एक आपके माध्यम से एक छोटी सी हेल्थ टिप्स जानना चाहेंगे यूटीआई के लिए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, यूटीआई के लिए पानी का हमेशा पानी का एक रेगुलर इंटरवल मेंटेन रखिए। ऐसा भी नहीं कि हमने दिन में, कई बार लोग पानी पीना भूल जाते हैं काम के टाइम में, तो आप रेगुलर वाटर इनटेक लेते रहिए,
टाइम पे अपना मतलब यूरिन पास करते रहिए। डॉक्टर से कभी कुछ लगे तो डॉक्टर से मिलकर अपना ट्रीटमेंट कराइए, खुद से या केमिस्ट से मिलकर नहीं। और बाकी हमारे हिसाब से बस अपना हेल्थ का ध्यान रखें, और कुछ भी हो तो बिकॉज कुछ ही चीज़ अर्ली पकड़ के इसका इलाज जल्दी होना आसान होता है। जब आप चीज़ें लेट हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं, तो फिर उसी चीज़ को थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको ट्रीटमेंट, उसका सब कुछ मैनेजमेंट डिफिकल्ट होता जाता है। तो जितनी जल्दी हम कोई बीमारी पकड़ सकें, उसका इलाज कर सकें, उतना अच्छा है हमारे हिसाब से। और ओल्ड एज में भी उतना ही कुछ अलग उनको ध्यान ओल्ड रखना एज में स्पेशली मेल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कई बार डायबिटीज से ओवरलैप करते हैं, कई बार यूटी से ओवरलैप करते हैं। तो हम ओल्ड एज के लिए कहते हैं पेशेंट को कि जब आपको लगे कि यूरिन में सिम्टम्स आने शुरू हो गए, हमारे यूरिन जाना पड़ रहा है बार बार, ये जल्दी जाना पड़ रहा है, रात में उठना पड़ता है, रोक नहीं पाते, भागना पड़ता है यूरिन के लिए, उसको अर्जेंसी बोलते हैं। जब सिम्टम्स आने लगे तो आप तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलकर अपना जांच कराएं, और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट दवाइयाँ आती हैं, मैक्सिमम दवा से रिस्पॉन्ड कर ही जाते हैं। कुछ के ग्लैंड से बहुत बड़े तो सर्जरी करनी पड़ती है, बट मैक्सिमम दवा से मैनेज हो जाता है और आराम मिल जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आपके माध्यम से बहुत सारी जानकारियां हमको मिली, और दर्शकों यहाँ हमने यह भी समझा कि जब भी ये प्रॉब्लम आए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। कभी कभी प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है, और कभी कभी आपके खुद के द्वारा दवाई लेने से ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, नई समस्या को लेकर आएंगे, उसको समझेंगे अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।